नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की आर्थिक समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में एक क्लास है, लेकिन मैंने पहले भी बताया कि यह क्लास हमने जो करी है वो ज्योग्राफी को इसके साथ प्लस कर दिया है हमने। तो इसमें ज्योग्राफी भी आ गई, राजस्थान की इकोनॉमी भी आ गई और साथ में आर्थिक समीक्षा भी आ गई और बजट को भी हमने शामिल कर दिया। तो सारी चीजों का इसमें मिश्रण है। तो हमारी जो पहले की क्लास थी उनको हम जोड़ते हुए चल रहे हैं। पहली क्लास में हमने सारी चीजें, तो पहला प्राथमिक क्षेत्र में हमारी कृषि के बारे में बात हुई, कृषि के बाद हमारा पशुपालन के बारे में बात हुई और पशुपालन के बाद हमने पशुपालन में ही एक टॉपिक और निकाला था, वो निकाला था मरुस्थलीकरण और कौन सा शुष्क मरुस्थलीकरण और सुखाव रखाल, वो भी हमने बात करी। तो सारी चीजों को हमने जोड़ते हुए चल रहे हैं और चीजें आपके सामने आ रही है। तो इसका कृषि और उसके संबंध सेवाओं का 7वां वॉल्यूम है, 7वां वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है। कल हमारी बात, कल हम डाल नहीं पाए थे। कल मैंने आपको कहा कि भाई जो ऐप है, ऐप नहीं, जो नेट है, जो तूफान की वजह से नेट में प्रॉब्लम थी तो सही नहीं आ रहा था, तो इसलिए। और कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि भाई नेट में कई बार रुक रुक कर आता है, तो हमने कल डाली नहीं क्लास, क्योंकि वो जबरदस्ती की मेहनत होती है, कोई मतलब नहीं रहता। तो अब हम बात कर रहे हैं अगली क्लास की। तो देखो, हमारा ओवरऑल कृषि, चाहे वो ज्योग्राफी की बात हो चाहे इकोनॉमिक्स की बात हो, पूरी हो गई। बाद में पशुपालन, चाहे ज्योग्राफी की बात हो चाहे इकोनॉमिक्स की, पूरी बात हो गई, समझ गए। उसी से एक चीज हमने निकाली थी मरुस्थल वगैरह, और पशुपालन में जो आर्थिक समीक्षा में क्या क्या बात कही है उसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज दिखा दूं जिससे वो पूरा हो जाए, समझिए। पहले तो ये आप देख लीजिए कि पशुपालन में कौन कौन सी चीजें चल रही थी। तो ये पशुपालन हमारा पूरा हो गया, ध्यान दीजिएगा, पूरा हो गया पशुपालन, ठीक है। तो ये रहा, ये अब मेरी बात को समझिए, क्या है, चीज को समझना चाहिए। हमने आपको पशुपालन का ज्योग्राफी के परिप्रेक्ष्य में बता दिया। अब इकोनॉमी परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं कि कौन कौन से 2019-20 में, 2019-20 तो पिछली आर्थिक समीक्षा हो गई, और 2020-21 है ना, 2020-21 वो हो गई अब की बार की आर्थिक समीक्षा। तो दोनों चीजें बता दी, हालांकि थोड़ा सा फर्क है और कुछ नहीं है। तो क्या क्या कदम उठाए? राज्य के गो और भैंसवंशीय पशु, मतलब राज्य के गो और भैंसवंशीय पशु, ठीक है, मतलब गोवंश और भैंस पशु को रोग से मुक्त किए जाने के लिए केंद्रीय सहयोग का राष्ट्रव्यापी टीकाकरण किया गया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मतलब गाय और भैंस के एक रोग होता है खुरपका और मुंह पका। खुरपका मतलब खुरों में रोग होता है और मुंह में रोग होता है। तो खुरपका और मुंह पका रोग होता है, तो उस रोग की मुक्ति के लिए टीकाकरण अभियान किया। तो एक वर्ष में 2 बार टीकाकरण किया गया। पहले एक वर्ष में 1 बार ही था, अब 2020-21 में 2 बार कर दिया। तो ये दोनों चीजें से थोड़ी सी चेंजेस है, तो वो आपको बता दी, ठीक है। तो एक वर्ष में 2 बार टीकाकरण किया गया, बिल्कुल क्लियर है। आगे अब आइए, मुख्यमंत्री निशुल्क बीमा, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना या आरोग्य योजना, कौन सी? मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना बोल दो चाहे आरोग्य योजना, जो पिछली बार कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था कि मुख्यमंत्री निशुल्क पशु बीमा योजना, पशु दवा योजना, इसको ऐसे बोल सकते हैं। ये वैसे लिख दी मैंने, मुख्यमंत्री निशुल्क पशु दवा योजना 2012 में मुख्यमंत्री निशुल्क पशु दवा योजना आई थी। कौन सी योजना आई थी? मुख्यमंत्री निशुल्क पशु दवा योजना, जो पिछली बार कॉलेज में पूछा गया था, कॉलेज में एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अंतर्गत पशुपालकों को नियमित लाभान्वित किया जा रहा है। अब आप कहोगे साहब ये क्या लिखा आपने? अब क्या होता है, इकोनॉमी सर्वे में ऐसे लिखा रखा है कि अब की बार हमने इतने करोड़ की दवा दी, तो वो हमारे कोई काम का नहीं है। अब जबरदस्ती का आप लोड मत बढ़ाओ।
जैसे मैंने बोला, आर्थिक समीक्षा में सरकार ये बताती है साहब, मुख्यमंत्री निःशुल्क पशु दवा के तहत हमने इतना करोड़ रुपए जारी किए, इतने लोगों को दवा दी, वो नहीं पूछता हमारे पेपर में। ठीक है, अब आइए, एक राष्ट्रीय पशुधन मिशन है, उसके अंतर्गत राजस्थान में भेड़ और बकरी वंश की नस्ल सुधार योजना संचालित हो रही है, जिसमें वित्तीय अनुपात 60-40 का है। 60 तो केंद्र देता है और 40 किसको देता है? 40 कौन देता है बोलो? राज्य देता है। और ये भेड़ों की और बकरी की नस्ल सुधार का योजना है। ठीक है, यह परियोजना वर्तमान में राजस्थान के अजमेर है, जयपुर है, सीकर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़, सिरोही, इन जिलों में संचालित हो रही है। तो राष्ट्रीय पशुधन जो मिशन है, उसके तहत भेड़ और बकरी नस्ल की सुधार योजना चल रही है। ठीक है, आगे आइए, आगे जो लिखा है 2019-20 में बजट में उन ग्राम पंचायतों में जहां विभागीय पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां पे नवीन पशु चिकित्सा केंद्र खोले जाने हैं। और 2020-21 के बजट में कृत्रिम गर्भाधान के लिए 10 करोड़ का व्यय है। इनका कोई मतलब नहीं है, इकोनॉमी सर्वे की बातें हैं। तो ये टोटल आपकी कुछ बातें मैंने बताई है, इतनी सी बात आप थोड़ी सी ध्यान रख लीजिएगा। तो हमारा पशुधन, अब देखिए, आपको कृषि की टॉपिक हो, अब मैंने क्या काम कर दिया, देखो, ज्योग्राफी भी इसमें शामिल कर दी, इसमें इकोनॉमिक्स भी शामिल कर दी, इसमें बजट भी शामिल कर दिया, इसमें कौन सी इकोनॉमी सर्वे भी शामिल कर दी। तो 2019 हो चाहे 2020 हो, बजट से 2019 और 20 हो, सब चीजों को हम शामिल कर रहे हैं। ये टोटल आपकी जनरल सी बातें हैं, इनको कोई इतना देखने की जरूरत। अच्छा, आपको ऐसा भी ये नहीं बताया मुर्गी पालकों के लिए ये अपने परीक्षा में काम का नहीं है, कुछ चीजें हमें छोड़नी भी पड़ेगी, हालांकि तुम पढ़ सकते हो वैसे। ठीक है, अब आइए, अब देखिए, जो चीज हम बताने जा रहे थे, और ये आपका टॉपिक भी दे रखा है, कैसे सुना, पिछली क्लास में आप जाइए, पिछली क्लास में हमने ये बताया था, सुनिएगा, कि साहब पशुधन सबसे ज्यादा पश्चिमी राजस्थान में है। पश्चिमी राजस्थान का जो पशुधन है वो विशेषतः भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, घोड़ा है, गधा है। और मैंने कहा ये सारे पशु लगभग बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर में मिलते हैं। ठीक है, और मैंने ये भी कहा ये सारे पशु है ना, घास को जड़ से उखाड़ते हैं, जड़ से उखाड़ते हैं। और घास को जड़ से उखाड़ने से मतलब जमीन खोखली होती है, खोखली होती है, और खोखली होती है। पश्चिमी राजस्थान में हवा का वेग क्या होता है? ज्यादा, तो खोखली जमीन है ना उड़ करके चली जाती है। तो एक तो जमीन खराब हो गई, जिसको क्या बोलते हैं? रेंगती मृत्यु बोलते हैं, वायु अपर्दन बोलते हैं। और एक उससे मरुस्थल का क्या होता है? विस्तार होता है। ठीक है, तो इससे मरुस्थल धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो ये मैंने बोला, और ये मरुस्थल वगैरह बढ़ता है तो आपका इकोलॉजिकल समस्या भी आती है। तो सूखा पड़ता है, क्या पड़ता है? सूखा, और सूखा पड़ता है तो लोगों के अभाव आदि की समस्या आती है। तो ये मरुस्थल, सूखा, अकाल, ये टॉपिक हमारा बन गया था पिछली बार। और इसके साथ वन और पर्यावरण जो हम आगे पढ़ेंगे, वन और पर्यावरण, तो प्राथमिक क्षेत्र की टोटल बातें आ जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल। और वैसे आपका ज्योग्राफी का पार्ट भी होगा और इकोनॉमिक्स का भी हो जाएगा। देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है मरुस्थलीकरण। देखिए, डेजर्टिफिकेशन बोल सकते हैं, डेजर्टाइजेशन बोल सकते हैं। उपजाऊ हमारी जमीन है या हमारी अमरुस्थलीय भूमि है, मतलब उपजाऊ जमीन है या मरुस्थल वाली नहीं, अमरुस्थलीय भूमि है, उसका कर्मिक रूप से मतलब लगातार शुष्क प्रदेश या मरुस्थल में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है उसको हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। आपको हमने पिछली क्लास में बताया था कि मानवीय और भौतिक कारणों से, मानवीय या भौतिक कारणों से हमारी उपजाऊ और अमरुस्थलीय भूमि का कर्मिक रूप से शुष्क प्रदेश या मरुस्थल में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? मरुस्थलीकरण कहलाती है। ठीक है, अब मरुस्थलीकरण एक प्राकृतिक परिघटना है जो जलवायु परिवर्तन और दोषपूर्ण भूमि के उपयोग के कारण होती है। यानी ये क्यों होता है? तो या तो दोषपूर्ण भूमि का उपयोग, मैंने कहा जैसे पशुओं को आप ऐसे ही चरा रहे हो, तो ये तो कौन सा कारण हो गया? मानवीय। और एक हमारी जलवायु में क्या होते रहते हैं? परिवर्तन होते रहते हैं, उसके कारण होता है। तो हमने क्या बताया था कि मरुस्थलीकरण क्यों होता है? तो मैंने बोला मानवीय और भौतिक कारणों से या भौगोलिक कारणों से उपजाऊ और अमरुस्थलीय जो जमीन है वो कर्मिक रूप से शुष्क प्रदेश और मरुस्थलीय में परिवर्तित होती जाती है, उसको हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम ओबरविले ने
1949 में मरुस्थलीकरण की समस्या की ओर संकेत किया था। ठीक है, तो मरुस्थलीकरण कॉन्सेप्ट जो है वो ओबरविले ने दिया। अब देखिए मरुस्थलीकरण का कारण क्या है? कारण है, अब ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, बोलो। पहला कारण है वनोन्मूलन, कि वनों का क्या कर रहे हैं हम? वनों की कटाई कर रहे हैं, तो वनोन्मूलन। तो वनोन्मूलन ये कारण हो गया, ये मानवीय कारण ही तो हुआ ना। अब वनोन्मूलन मतलब हम वनों को काट रहे हैं। अब वनों को काटेंगे, चीजों को देखो यहां पे समझते हुए चलोगे, वनों को हम काटेंगे, ठीक है। तो वनों को काटेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? देखिए वनों को काटेंगे, क्यों मतलब वनों को काटेंगे तो स्वाभाविक सी बात है हमारे वर्षा में आदि में क्या आएगी? कमी। वाष्पोत्सर्जन वगैरह भी कम होगा, वनस्पति कम होगी, तो स्वाभाविक सी बात है आपका वर्षा में भी क्या आएगी? कमी। वनोन्मूलन। अनियंत्रित पशुचारण, वो बताई दिया आपको कि हर जगह पशु आपके चल रहे हैं तो जमीन को खोखली कर रहे हैं, ठीक है। संसाधन जो है हमारे, उसका दोहन क्या हो रहा है? ज्यादा। तो ऑटोमेटिक वहां पे मतलब कॉलोनियां बस रही है हर जगह, तो हर जगह कॉलोनियां बस रही है, तो सारा का सारा जो हमारा प्रकृति है उसको क्या कर रहे हैं? दोहन ज्यादा कर रहे हैं। भूजल स्तर में क्या आ रही है? गिरावट। जमीन का जो जमीन स्तर क्या हो रहा है? गिरावट आ रही है। और निरंतर वर्षा में क्या हो रही है? कमी। और कमी, निरंतर वर्षा में कमी हो रही है तो निरंतर क्या पड़ रहा है? काल, सूखा पड़ रहा है, सूखा। अब सूखा हमारे क्यों पड़ता है बोलो? अनियमित और अनिश्चित वर्षा से। अनियमित और अनिश्चित, कि कभी तो वर्षा आ गई और कभी नहीं आई। और साथ में जलवायु में क्या हो रहा है? परिवर्तन। भूमि का अलाभप्रद प्रयोग हो रहा है। अलाभप्रद का मतलब है उसकी इकोलॉजी का ध्यान रखे बगैर प्रयोग कर रहे हैं। वायु अपर्दन, मैंने कहा जमीन क्या हो रही है? वायु अपर्दन, रेंगती मृत्यु, वायु अपर्दन में वृद्धि हो रही है। भूमि का क्षरण हो रहा है और जनसंख्या में क्या हो रही है? वृद्धि। इनके कारणों से आपका ये मरुस्थलीकरण होता है। और कई बार परीक्षाओं में आ गया कि मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? तो देखो वनोन्मूलन हो रहा है, अनियंत्रित पशुचारण हो रहा है, संसाधनों का अति दोहन हो रहा है, शहर वगैरह बस रहे हैं, भूजल स्तर में गिरावट आ रही है, निरंतर वर्षा में कमी आ रही है, सूखा पड़ रहा है, सूखा, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, भूमि का अलाभप्रद, इंडस्ट्री वगैरह आ रही है, सब लग रही है, इकोलॉजी का ध्यान नहीं रख रहे, वायु अपर्दन हो रहा है, भूमि का क्षरण हो रहा है और जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अब कह रहा है कि ये विशेषता क्या है इस मरुस्थलीकरण की? तो वर्षा का वह क्षेत्र जहां पे वर्षा का क्या है? अभाव, जैसे 15 से 25 सेंटीमीटर वर्षा है। अब पश्चिमी राजस्थान को आप देखो तो यहां पर जो पश्चिमी राजस्थान को दो भागों में बांटा गया है, एक तो कौन सा? मरुस्थल, और एक आपका कौन सा? मतलब शुष्क और एक अर्ध शुष्क। तो शुष्क वाले में वर्षा कितनी होती है? 15 से 25। तापमान में विसंगति रहती है, मतलब तापांतर बहुत होता है। जैसे रात को तो क्या होगी? एकदम ठंड होगी, और दिन में एकदम क्या होगी? गर्मी। तो तापमान की विसंगति रहती है। जैसे सर्वाधिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। मिट्टी में उर्वरता का क्या होता है? अभाव। मिट्टी मतलब बिल्कुल उर्वरता, मतलब फर्टिलिटी नहीं होती। पशु चारे का वहां पे स्वाभाविक बात है अभाव, शब्द समझ गए। निरंतर वहां पे क्या पड़ता है? सूखा। वन्य जीवों का भी क्या है? अभाव। और बलुई रेतीली मिट्टी की क्या है? बालू मिट्टी क्या है? अधिक। तो ये हमारे मरुस्थल की विशेषता है। वर्षा का अभाव है, तापमान में विसंगति है। अब देखिए सबसे कम वर्षा कौन से जिले में? जैसलमेर में। सबसे ज्यादा तापांतर कौन से जिले में? जैसलमेर में। मिट्टी में उर्वरता मतलब बालू का स्तूप कौन से में? जैसलमेर में। पशुचारे का अभाव है, सारी की सारी ये प्रॉब्लम है। तो ये विशेषता है मरुस्थलीकरण की। तो कारण होगी, विशेषता होगी। अब हम एक बात करें, मरुस्थल को रोकने के क्या उपाय करें? अब सुनिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, इनके रोकने के उपाय में आप देखोगे तो पूरा का पूरा तुम्हारी ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, सबका टॉपिक आप क्या जाएंगे? देखिए पहले नंबर है वृक्षारोपण करो। क्या करो? वृक्षारोपण। तो मैं अथवा तुम्हें गिनाता हुआ जाऊंगा। जैसे वृक्षारोपण में सरकार समय समय पर जैसे हरित राजस्थान प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। स्कूलों में मतलब एक बच्चा एक पेड़ चल रहा है, एक बच्चा एक पेड़ प्रोग्राम चल रहा है। आप वन धन वाली, जैसे आपका वो है ना राजसमंद वाला गांव नहीं का, वन धन वाली, तो ये वृक्षारोपण हरित राजस्थान का प्रोग्राम भी है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये वन वाले टॉपिक में बताएंगे।
तो हर चीज को जोड़ते हुए चलो कि वृक्षारोपण करो। तो वृक्षारोपण के लिए राजस्थान में एक तो हरित राजस्थान प्रोग्राम है, स्कूलों में एक प्रोग्राम है कि एक बालक का एडमिशन होगा तो वह एक पेड़ लगाएगा। आपका पिपलांतरी गांव में बच्ची का जन्म होगा तो 111 पेड़ वो परिवार लगाएगा, तो वन धन मतलब हो रहा है। तो ये टोटल आपकी बात है। पहला कंसेप्ट बताता चल रहा हूं, सौरव कुछ आएगा इसमें, और ये उसमें टॉपिक वाइज अपने आप ही आते रहेंगे। कम जल की आवश्यकता वाले वृक्ष लगाना। अब कम जल की आवश्यकता वाले वृक्ष में कल बताया था आपको काजरी, काजरी का रोल भी बताया था हमने कि काजरी ने 2 वृक्ष डेवलप किए। एक तो सबुबुल वृक्ष, सबुबुल मतलब विलायती कीकर, जो हमारे रोड के किनारे सब जगह खड़ी रहती है, तो विलायती कीकर उसको कम पानी की आवश्यकता होती है तो उसको सबुबुल बोलते हैं। एक कुंभट वृक्ष, जो ये मतलब किसके अनुकूल है, मतलब मरुस्थल के अनुकूल है, तो कम जल की आवश्यकता। और उसी प्रकार से घास, घास बोलो असेवण धामण करण, ये काजरी वाली। अनियंत्रित पशुचारण पर रोक लगाओ, मतलब जैसे पशु चारागाह विकसित कर दो, जहां पर चारागाह विकसित कर दो वहीं पर पशु चराई करें। वृक्षों की कटाई पर रोक लगाओ, वृक्षों की कटाई के लिए कानून बन गए कि वृक्षों की कटाई न हो। नहरों का क्या करो, विकास। तो मैंने बताया था हमारे पश्चिमी राजस्थान में हम इंदिरा नहर लेके आए, तो इंदिरा नहर के माध्यम से हमारा जल स्तर भी बढ़ा, और बेसिकली यहां पर कृषि का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ तो स्वाभाविक पशु चारा वगैरह भी हुआ, तो अनियंत्रित पशुचारण पर भी रोक लगी और संसाधनों का दोहन भी नहीं हुआ। और बाद में टपकन सिंचाई और खड़ीन पद्धति का प्रयोग करो। तो यह बताया था खड़ीन पद्धति, खड़ीन पद्धति में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण बताए थे आपको मैंने। और टपकन सिंचाई में फव्वारा कौन सी नहर में हमने अनिवार्य किया है, तो फव्वारा अनिवार्य नर्मदा नहर में हमने किया है। वर्षा के पानी का सदैव सदुपयोग करो। तो वर्षा के पानी में परंपरागत जल स्रोत आगे, परंपरागत क्या है, जल स्रोत। परंपरागत जल स्रोत में टांका, बावड़ी, खड़ीन वगैरह, टांका, खड़ीन, ये सब आगे। भूमि को संरक्षण करो, भूमि का मतलब प्रोटेक्शन करो, तो भूमि प्रोटेक्शन के लिए कानून बन रहे हैं। हरित पट्टी का विकास करो और ऊर्जा के अन्य साधनों का विकास। ऊर्जा के अन्य साधन में कौन से, हमें तापीय विद्युत। अब तापीय विद्युत हमारी सबसे ज्यादा प्रयोग होती है। तापीय सुन लो, तापीय में कोयला होता है। कोयला किससे आता है, लकड़ी से आता है। लकड़ी से आता है तो वन कटता है, तो ये पोल्यूशन भी करता है और बेसिकली वन को भी नाश करता है। तो इसकी जगह हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब ला रहे हैं। तो मैंने आपको कहा कि ये टॉपिक सब चीजों को कवर कर रहा है। देख ध्यान दीजिए, ये ऊर्जा के संसाधनों का आगे। पशु संख्या पर क्या करो, नियंत्रण करो। पशुओं की संख्या पर कंट्रोल करो। कहने का मतलब पशु की संख्या ऐसे नहीं कि पशु नहीं होने चाहिए, लेकिन संख्या पर कंट्रोल करे। पशु संख्या पर जो मतलब ज्यादा मतलब पशु जैव विविधता बढ़ी रहनी चाहिए, समझ गए क्या। तो वो टोटल आपकी बात आ गई। तो ये वही टॉपिक है, ये पूरे को कवर करेंगे, रोकने के उपाय। अब हम करें, हमने क्या स्थिति क्या है हमारे यहाँ पे, स्थिति क्या है स्थिति। एक तो रेगिस्तान मार्च किसे कहते हैं, रेगिस्तान मार्च। तो रेगिस्तान के क्षेत्रफल का या मरुस्थल के क्षेत्रफल का लगातार बढ़ना, मरुस्थल के क्षेत्रफल का लगातार बढ़ना रेगिस्तान मार्च कहलाता है। जैसे आपको दिखाई देगा, राजस्थान का 61.11% भूभाग मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें पश्चिमी राजस्थान के 12 जिले आते हैं। पश्चिमी राजस्थान के कितने जिले आते हैं, बोलो 12 जिले आते हैं। तो 61.11% तो क्षेत्र है और 12 क्या है, जिले। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं जो भारत के कुल क्षेत्रफल का भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 12.13 भाग शुष्क मरुस्थल है और 29.13 भाग अर्ध मरुस्थल है। मतलब भारत की पोर्शन देखिए क्या है, भारत में टोटल जो क्षेत्रफल है उसका 12.13 भाग तो शुष्क है और 29.13 भाग अर्ध शुष्क है। ये पूरे इंडिया और राजस्थान दोनों का बता दिया। अब ये करें, राजस्थान में वनों का विकास सर्वाधिक कब हुआ है, वनों का विनाश सबसे ज्यादा 1975 से 82 के बीच में हुआ है। 1975 से 82 के बीच में हुआ है, 1975 से 82 के बीच में हुआ है, 1975 से वनों। क्योंकि बोलो क्यों, क्योंकि हम डेवलपमेंट करेंगे तो शहरीकरण का भी विकास होगा, कारखाने लगेंगे, उद्योग धंधे लगेंगे, तो स्वाभाविक से वनों का क्या होगा, विनाश होगा। और इसीलिए आपको पता हो तो छठी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी जी ने आपका सामाजिक वानिकी कार्यक्रम चलाया था और 7वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी जी ने आपका नर्सरी कार्यक्रम शुरू किया था। तो ये सब चीजें आ जाती हैं, तो ये स्थिति बता रहे हैं, समझ गए। अब आइए, भारत के मरुस्थलीय करण और भू अवनयन एटलस आया इसरो का।
ये कह रहा है राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र 67% है। ये आपका एक बार सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन आ गया। तो बोलो कितना परसेंट था हमारा? 61.11% था, जो बढ़ करके कितना हो गया? इसरो की रिपोर्ट के अनुसार कितना हो गया? 67। 2007 की रिपोर्ट है। 2011-13 की अवधि में बता रहे हैं कि एक कुल भौगोलिक क्षेत्र का 62.90% देखा गया। कितना बोलो? 62.90% देखा गया। 62.90% देखा गया। ठीक है, तो ये 62.90% हो गया। बोलो क्लियर है क्या? आ गया, ये पूरी की पूरी स्थिति दिखा दी, हो गया। अब आइए राजस्थान के 250 मिमी वर्षा रेखा, मतलब 250 मिमी वर्षा रेखा यानी 25 सेंटीमीटर मरुस्थलीय भाग को दो भागों में विभक्त करते हैं। विभक्त कितने भागों में करते हैं? बोलो 2 भागों में। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे 25 सेंटीमीटर अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में है। 250 मिलीमीटर वर्षा जो होती है वो आपका मरुस्थलीय क्षेत्र में होती है। तो देखिएगा, ये पूरी स्थिति आपको बताई है, 2 भागों में विभक्त करता है ना, अर्ध मरुस्थलीय और मरुस्थलीय। तो मरुस्थलीय में तो 250 मिमी वाली होगी 25 सेंटीमीटर वाली, और 25 सेंटीमीटर से 50 वाली अर्ध मरुस्थलीय में होगी, और मरुस्थलीय में 25 सेंटीमीटर वाली होगी। ठीक है, और आपको आ जाइए, तो ये पूरी स्थिति है इंडिया और भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अब हम मरुस्थल के नियंत्रण के हमने क्या क्या उपाय किए हैं इसके बारे में भी हम थोड़ा बता रहे हैं। मैं 2 मिनट के लिए फोन कर रहा हूं, 2 मिनट के लिए, तो आपसे माफी चाहता हूं, 2 मिनट जरूरी है, और 1 मिनट में हम वापस। हाँ देखो, अब है काटी को ना 1900 मरुस्थलीय नियंत्रण के उपाय क्या क्या किए गए, स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखे हैं, स्टेप बाय स्टेप। 1957 में मरुस्थलीय वृक्षारोपण एवं मृदा संरक्षण, मतलब मरुस्थल में वृक्षारोपण किया जाए और मिट्टी का संरक्षण किया जाए, इसके लिए जोधपुर में एक स्टेशन स्थापित हुआ 1957 में। देखिएगा सारे फैक्ट मैंने सारी चीजें बताई है। 1957 में मरुस्थलीय वृक्षारोपण और मृदा संरक्षण स्टेशन जोधपुर में स्थापित हुआ। 57 में बोलो क्लियर है क्या? 59 में काजरी बनी, 59 में काजरी बनी, काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च सेंटर, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो ये आपका काजरी बनी, जिन्होंने पौष्टिक घास कौन सी बनाई? धामण, करड़, सेवण, तुरडिगम। और मैंने अभी भी बताया ऐसी घास या ऐसे पेड़ जो कंपानी में उग सके, तो पौष्टिक घास वृक्ष कौन से बनाए? सबबूल और कुंभट। ये 59 में बात होगी। 66 में मरु विकास बोर्ड बनाया गया, मरु विकास बोर्ड, जो कहां पर बनाया गया? जोधपुर में। 74-75 में एक योजना बनाएगी सूखा संभावित क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, सूखा संभावित क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम DPAP,
ड्रोट प्रोन एरिया प्रोग्राम डीपीएपी। ये क्या है? जहां पर सूखा पड़ जाए, तो सूखा पड़ते ही क्या है, वहां पे लोग अभावग्रस्त हो जाते हैं, उनके पास रोजगार के अवसर, खाने पीने की सुविधा नहीं रहती। तो इसके लिए सरकार ने, देश ने पहला क्षेत्रीय कार्यक्रम चलाया गया। यह पश्चिमी राजस्थान के 11 जिलों में संचालित है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। सूखा संभावित क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 11 जिलों में चल रहा है। यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में कितने जिले थे हमारे? 12 में से गंगानगर को हटा दो तो 11 जिलों में चल रहा है। और 11 जिलों में चलने वाला ये देश का पहला क्षेत्रीय कार्यक्रम है, रीजनल प्रोग्राम है। इसमें क्या होता है? सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करके, जो सूखा संभाव्य वाला एरिया है, 11 जिले हैं, वहां पे सामुदायिक परिसंपत्तियां समझ गए, जैसे रोड बना दी, जैसे वहां पे टंकी बना दी, जैसे पंचायत भवन बना दिया, स्कूल बना दी, हॉस्पिटल बना दिया, तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। उसके माध्यम से उस क्षेत्र को लोगों को रोजगार मिल जाएगा। और रोजगार मिल जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है, उनके अभाव वगैरह नहीं होंगे, और अभाव नहीं होगा तो उनको खाने पीने की उनकी व्यवस्था हो जाएगी। तो अकाल सूखा और अकाल है ना, उससे निपटने के लिए, ठीक है। तो ये 74 में बढ़ा। 77-78 में मरु विकास कार्यक्रम डीडीपी चलाया गया। डीडीपी केंद्र सरकार का ही है। यह राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर चला। यह राज्य के 16 जिलों के 85 खंडों में चल रहा है। 16 जिलों के 85 खंडों में चल रहा है। इसमें मरुस्थल विकास के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। जैसे मतलब कौन सी ऐसी घास डेवलप की जाए जो कम समय में हो और कम पानी में हो। वहां पर जैसे लोगों के पास पंप सेट नहीं है डीजल, तो डीजल पंप सेट वगैरह उपलब्ध किराए पर उपलब्ध कराए जाए। तो ऐसे मरुस्थल के विकास के लिए कई प्रोग्राम चलते हैं। ये मरु विकास करें। 88 में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में बना, जिसको आप आफरी बोलते हो। क्या बोलते हो? आफरी, ठीक है। 91 में एक प्रोग्राम चलाया गया, एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना। एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना जो स्वीडन की संस्था है, सीडा। स्वीडन की संस्था कौन सी? सीडा के सहयोग से शुरू हुआ था बंजर भूमि विकास के लिए। 91 में एक ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया। खेजड़ा मतलब हमारा खेजड़ी वृक्ष है ना, वो राज्य का कल्पवृक्ष है, राज्य का राज्य वृक्ष है जो इकोलॉजी के अनुकूल है। तो ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया मरुस्थल विकास को रोकने के लिए। मरुस्थल विकास नहीं, मरुस्थल विस्तार को रोकने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा। मरुस्थल विस्तार को रोकने के लिए, ये लो, मरुस्थल विस्तार को रोकने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया। 1999-2000 में मरुकरण संघाती कार्यक्रम 10 जिलों में चलाया गया। 2003-4 में मरु गोचर योजना 10 योजनाओं में चलाएगी। मरु गोचर जानेंगे क्या? मरु क्षेत्र में जो आपका चारागाह डेवलपमेंट के लिए मरु गोचर योजना चलाएगी। और एक पेड़ों के लिए पन्नाधाय जीवन अमृत योजना LIC के द्वारा 2006-7 में चलाएगी। और राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति बनाएगी 2010 में। 10 में कौन सी बनाएगी साहब? राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति। ये आपको दोस्तों मैंने क्या क्या चीजें हैं वो सारी की सारी आपको इसमें बता दी। आप आगे आइए। अब इसके अलावा अन्य प्रयास, जैसे मैंने कहा यह मरुस्थल वाला एरिया है, तो इसमें हम और प्रकार के रोजगार डेवलप करें। तो राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान बनाया गया। शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां पर बना? बीकानेर में। और वो खजूर है, अखरोट है, बेर आदि के विकास के लिए काम किया। और बेर अनुसंधान संस्थान भी कहां पर बनाया गया? बीकानेर। जैतून जो कंपनी में हो जाएगा, जैतून की रिफाइनरी बनाएगी लूणकरणसर बीकानेर में। होहोबा जोजोबा जो पीला सोना के नाम से जानते हैं, और ये फतेहपुर और ढंड में उसके फॉर्म बनाए गए जो कंपनी में होने वाली क्या है? फसलें हैं। तो ये टोटल आपको अन्य प्रयास किए गए। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल आप स्पष्ट देखिए, मैंने सारी चीजें बता दी। मरुस्थल नियंत्रण के लिए क्या क्या काम किया? 57 में मरुस्थलीय वृक्षारोपण और मृदा संरक्षण स्टेशन जोधपुर में बना। 1959 में काजरी बनाएगी, इसके लिए वो सब चीजें आ गई। मरु विकास बोर्ड 66 में बना। 74-75 में DPAP कार्यक्रम चलाया गया। 77-78 में DADP कार्यक्रम चलाया गया। 1988 में आफरी बनाएगी। 91 में एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम चलाया गया। ऑपरेशन खेजड़ा, मरुस्थलीकरण संघाती कार्यक्रम
और मरु गोचर गोचर के लिए पन्नाधाय जीवन अमृत और राजस्थान पर्यावरण नीति बनाई गई। तो आप देख रहे हो, तो ये सब चीजें हमने पूरी की पूरी बता दी है। ठीक है, तो ये टोटल आपकी बात आती है। तो देखिएगा हमने किस प्रकार से आपका सूखा और अकाल और मरुस्थलीकरण वाला टॉपिक बताया। सबसे पहले आपको हमने बताया कि भाई मरुस्थलीकरण होता क्या है, बाद में वो किन कारणों से फैलता है, उसमें क्या पोजीशन बनती है, और फिर उसका रोकने का उपाय क्या है, और फिर हमने कहा कि इसमें कहां कहां क्या विस्तार है। यानी 61.11% क्षेत्र है मरुस्थली, जिसमें 12 जिले आते हैं, और इंडिया में 12.13 तो मरुस्थली है और 29.13 शुष्क है। ठीक, अर्ध शुष्क है। मनो का विनाश 75 से 82 के बीच में हुआ। इसरो के अनुसार 2007 की रिपोर्ट के अनुसार 67 है। 2011-13 में 62.90 हुआ। और यहाँ पे 250 मिमी वर्षा होती है, जो बेसिकली मरुस्थली क्षेत्र में होती है 25 सेंटीमीटर तक, और अर्ध मरुस्थली में 25 से 50 होती है। क्या क्या हमने रोकने के प्रयास किए, तो दोस्तों पूरा का पूरा टॉपिक आपका आ गया। मैं हर चीज कनेक्टिविटी के साथ बता रहा हूं। अब सुनिएगा, हमारा पहला टॉपिक हुआ कृषि। सुन लो, अब कृषि में सब कुछ आ गया, और जो उसकी फसलें, मसाला, बागवानी सब आ गया। उसके बाद कृषि के बाद हमने पशुपालन बताया, तो सारी नस्ल वगैरह सारी चीजें उसमें बता दी, इकोनॉमिक्स की सब बातें आ गई। अब मैंने बोला उसी के साथ मरुस्थलीकरण डेवलप हुआ, मरुस्थलीकरण से जुड़ा हुआ सूखा और अकाल भी आ गया। और अब हमारा अगला टॉपिक होगा पशुपालन है। पशुपालन से आपका कौन सा दुग्ध मतलब डेयरी विकास, कौन सा डेयरी विकास, तो डेयरी विकास और मत्स्य, डेयरी विकास और कौन सा मत्स्य पालन, तो वो हमारा अगला टॉपिक होगा। डेयरी विकास और कौन सा मत्स्य पालन होगा। अब डेयरी विकास और मत्स्य पालन का जो टॉपिक है, उसके बाद वो ये डेयरी वगैरह सब किससे जुड़ी हुई है, सहकारिता, तो सहकारिता का टॉपिक होगा। और सहकारिता के बाद इन सारी चीजों को हमें पानी की जरूरत होती है, तो पानी की जरूरत होती है, तो कौन सा होगा, जल और परियोजनाएं होंगी। और बाद में वन आ जाएगा, वन और वन जीव वगैरह आ गया, पर्यावरण आ गया, तो ये सारा हो गया। तो ये प्राथमिक क्षेत्र बनेगा। और फिर मैं इसका एक टेस्ट लूंगा, और टेस्ट एक भाग का पूरा टेस्ट हो जाएगा। जो टेस्ट किस चीज का होगा कि पहले उसमें अधिकांश क्वेश्चन जो हैं वो पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड, जिससे आपको पता चले कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये इसके अकॉर्डिंग आपका आइडिया बनता है। तो दोस्तों आज हम इतना ही करेंगे। कल का टॉपिक हमारा जो होगा, वो किस चीज का होगा, बोलो तो किस चीज का टॉपिक होगा। तो कल का टॉपिक हमारा मत्स्य एवं डेयरी विकास। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं।